अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। दैट्स वेरी लवली स्कॉलरशिप। यूएस गवर्नमेंट का और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में जो यूएस ईएफपी है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, उसका एक बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप आया हुआ है। वो है सेमेस्टर एक्सचेंज का प्रोग्राम ना, स्कॉलरशिप ना, कि ये है कि वो आप एक सेमेस्टर के लिए यूएस गवर्नमेंट जाते हैं, वहाँ के यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं। ख़ास आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, इवन आप अगर मेडिकल के हैं तो तब भी आप जा सकते हैं। यानी अगर आप थर्ड फिफ्थ प्रोफ में हैं, तीसरे चौथे साल में हैं, तो आप जा सकते हैं। लेकिन चूँकि हम अपने पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के हवाले से बात करेंगे, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जिस सब्जेक्ट के भी हैं, आप एक सेमेस्टर के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के तहत इसे सेमेस्टर एक्सचेंज स्कॉलरशिप प्रोग्राम करते हैं। तो इससे पहले कि मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ, इसके जो पैरामीटर्स हैं, पहले मैं इसका नाम आपको बता देता हूँ। आप कैसे सर्च आउट कर सकते हैं, वेबसाइट इसकी क्या है, तो वो मैं बता देता हूँ। इस स्कॉलरशिप का नाम जो है वो यू ग्रेड स्कॉलरशिप है, UGRAD। 2022 के लिए इसकी एप्लीकेशंस चाहिए। कौन इसके लिए एलिजिबल है? वो स्टूडेंट्स जो बीएस प्रोग्राम्स में हैं और सेमेस्टर फोर्थ में हैं, या फोर्थ सेमेस्टर वाले भी एलिजिबल हैं, फिफ्थ सेमेस्टर वाले भी एलिजिबल हैं, सिक्स सेमेस्टर वाले भी एलिजिबल, यानी सेवन्थ और एट्थ सेमेस्टर वाले एलिजिबल नहीं हैं। और सेमेस्टर 1 एंड 2 बीएस प्रोग्राम्स या 3 वाले भी अभी एलिजिबल नहीं है, इस साल के लिए एलिजिबल नहीं। और एमए के जिन्होंने 2 साल बीए किया और उसके बाद अब एमए में हैं, एमए के फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट में हैं या 2 में हैं, वो एलिजिबल हैं। यानी सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ वाले एलिजिबल नहीं है। वो कहते हैं बेसिकली आप अपने तालीम के 14th या 15th ईयर में हों तो तब आप जा सकते हैं। यानी 14th ईयर में से मुराद ये है कि अगर आप बीएस प्रोग्राम्स में हैं और अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में भी पहुंचे हुए हैं, तो आप 14th ईयर में हैं, 14th ईयर ऑफ योर एजुकेशन में, फॉर्मल एजुकेशन में। और अगर आप 15th से मुराद ये है कि उसी तरह अगर आप एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, 14 साल आपके वो हो गए, और दूसरे प्रोग्राम में हैं तो आप वो आपका 15th ईयर होगा। या अगर आप बीएस के 6 सेमेस्टर में हैं तो तब भी आप एलिजिबल हैं। तो अभी जो स्टूडेंट्स बीएस प्रोग्राम 6 में चल रहे हैं, वो अपने 8वें सेमेस्टर में जाएंगे वहाँ पे पढ़ने के लिए ना, यूएस। तो उसकी जो क्या नाम है, चार्मिंग हैं, एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी तो सिर्फ यही है कि आप 14th 15th ईयर्स एजुकेशन में हों और यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप एनरोल्ड हों, वो आपका सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो। और उसके बाद जो है 25 साल से ज़्यादा आपकी उम्र ना हो, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने हैं। तो इसकी 28 अप्रैल लास्ट डेट है। अब मैं बताता हूँ कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स में आपको ये शामिल है कि आपको दोनों साइडों का, आने का प्लस जाने का, दोनों साइडों का जो है ना, वो ख़र्चा जो है वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से देगी। आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो आपकी स्कॉलरशिप मीट करेगा, आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। आपकी हाउसिंग एंड मील्स जो है, वहाँ पे रिहाइश जो है वो भी वहीं का, और जो आप खाएँगे 3 टाइम 4 टाइम जो कुछ खाएँगे वो आपको स्कॉलरशिप से आएगा। और उसके बाद जो आपके बुक्स आप वहाँ पे लेंगे, उसका अलाउंस वो देंगे। उसके बाद मंथली मेंटेनेंस अलाउंस देंगे। अगर आप बीमार होते हैं तो उसका सिकनेस अलाउंस है। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको प्रोवाइड ना की जाए। तो स्टूडेंट जो होता है उसको यही थोड़ा बहुत, मतलब बुक अलाउंसेस से बच जाता है, मंथली मेंटेनेंस अलाउंस से बच जाता है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड वो कर रहे होते हैं, उसका देते हैं कि जी उससे कम ना हो। तो अब स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट से मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कंजूसी की बात नहीं है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको इतना कुछ देते हैं कि उस दिन अगर आपने खाना नहीं खाया या किसी दोस्त के पास से खाया है, या अगर आपने उतने रिक्वायर्ड का नहीं खाया, आपने रोटियां ले ली और कुछ ऐसे, मतलब ना किसी ऐसी चीज़ खा लिया आपने, या आपने एक खाना बनाया हुआ था वो आपने 2 टाइम खा लिया,
तो वो बेसिकली इस तरह ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि कंजूसी शंजूसी कोई नहीं करनी पड़ती। मैं आपको इतनी गारंटी से बताऊं कि गवर्नमेंट इतना स्कॉलरशिप देती है कि स्टूडेंट खुशी से अच्छे तरीके से वेल ड्रेस्ड भी रह सकता है, वेल ट्रेवल्ड भी रह सकता है, वेल कम्युनिकेटेड भी रह सकता है। ये नहीं उसके फ़ोन का ख़र्चा, उसके मतलब एक रीज़नेबल ट्रैवलिंग है, उसने कहीं बीच पे जाना है, जो कुछ करना है तो उसका अच्छा खासा स्कॉलरशिप होता है, अच्छा खासा स्कॉलरशिप होता है। तो इसलिए मैं स्ट्रांगली इनकरेज करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के हैं। मैंने आज तक वैसे नहीं कहा किसी को कि मेरी ये वीडियो आप शेयर भी करें, लेकिन आज मैं ये कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मेरी वीडियो आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो बीएस के अदर स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे साथ स्टूडेंट्स यूट्यूब पर हैं, वो तो ठीक है, उन तक मेरा पैगाम तो पहुँच गया। लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने दूसरे क्लास फेलोज़ के साथ भी ये वीडियो शेयर बेशक ना करें, लेकिन मेरा ये पैगाम उन तक शेयर करें कि ये स्कॉलरशिप आया हुआ है, ताकि वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकें। तो दूसरे कुछ इस तरह की टेंडेंसी भी होती है, वो कहते हैं कि जी मैं तो नहीं कर रहा, लिहाजा और भी कोई ना करे ना। तो इससे मतलब बेसिकली हम अपना भी नुकसान करते हैं और अपनी कौम का भी नुकसान करते हैं। इस तरह की सोच रखना जो है वो कौमी नुकसान में शामिल है। तो आप दूसरों को भी, चलो अगर आप नहीं अप्लाई कर रहे तो आप दूसरों से अप्लाई करवाएं, ताकि वो ये एक्सपीरियंस लेकर आएँ और हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। अब इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीजर, वो मैं बता देता हूँ कि आप ऑनलाइन फिल करेंगे। 28 अप्रैल लास्ट डेट है। उसके बाद क्या प्रोसेस होगा कि अगर आप सिलेक्ट हो, सॉरी, पहले तो वो फर्स्ट राउंड में आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि अगर आप यानी फिफ्थ सेमेस्टर में, सॉरी किसी और सेमेस्टर में तो नहीं है, 7वें सेमेस्टर 8वें सेमेस्टर के नहीं है, उधर से एम में गया आप 4th सेमेस्टर में तो नहीं है। वो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले राउंड में चेक करेंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा इस्लामाबाद में। वहाँ पे आप जाएंगे। इंटरव्यू के बाद जो है आप अगर फाइनल हो जाते हैं क्वालिफाई में, अब ये बातें कि जी इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। इंटरव्यू में आपसे यही पूछा जाएगा कि आप क्यों जाना चाहते हैं। आपको अगर ये हम एक्सचेंज, सेमेस्टर एक्सचेंज पर प्रोग्राम पर भेजें तो आपको पता है कि आपने वहाँ पे क्या लर्न करना है, और वो अगर आप पाकिस्तान में आएंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा। तो उसका जवाब यही होता है कि डेफिनेटली मैं एक आइसोलेटेड वर्ल्ड में हूँ, मैं एक छोटे से कैंपस में या एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, जो मेरी यूनिवर्सिटी का पूरी दुनिया में किसी एडवांस रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में नाम नहीं आता। तो मैं डेफिनेटली उनके जाकर देखूँगा और उसी तरह की स्टडीज़ जो है ना मैं यहाँ पे अपने पीयर फेलोज़ को, स्टूडेंट्स को वो करूँगा। तो इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। यही मतलब लॉजिक क्रिएट करनी होती है, और क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो गए तो फिर आपको टैफल जो वो है, एक अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी टैफल करवाती है। टैफल वो डिप्लोमा टैफल करती है, वो नहीं होता। टैफल जो है ये बेसिकली ये है कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश, मतलब आप कम्युनिकेशन आती हो, आपको सुनते हो, वो आपने नहीं करना। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो फिर आपको 2 काम और करने होंगे। एक तो टॉफल करना होगा, उसमें ये सिर्फ़ आपकी फ्लुएंसी, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग चेक करते हैं कि जी आप वहाँ पे, अगर हम आपको एक दुनिया में भेज रहे हैं तो क्या आप उनको समझा भी पाओगे, अपनी बात समझा पाओगे। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन खुद करेगी। यूएस गवर्नमेंट आपको पहले ट्रेनिंग देगी, उसके बाद आपको वो करना होगा। उसके लिए कोई रिक्वायर्ड फ़ीस नहीं है, कोई रिक्वायर्ड बैंड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो आपको यूँ समझ लें कि क्वालीफ़ाई करना ज़रूरी है। अगर आप क्वालीफ़ाई नहीं करते तो फिर आपको वो नहीं भेजेंगे, आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाएगा। तो इतना हमारा जो यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट होता है वो अपना इंट्रोडक्शन, अपना सवाल जवाब कम अज़ कम मिनिमम इंग्लिश में करा लेता है। बाहर वाले अंग्रेज़ कोई मतलब पीएचडी सारे डॉक्टर तो थोड़ी फिर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये है कि आप मार्केट में जाते हैं तो क्या आप अपना जो चीज़ चाहिए आपको वो नाम पढ़ सकते हैं, उससे कीमत पूछ सकते हैं, उससे ये पूछ सकते हैं कि कितने का है, कितने महीने देने हैं, कितने लेने, इस तरह की ना, फलां बस किधर जाती है, इस तरह की इंग्लिश उन्हें उन्हें भी पता होता है कि हम बच्चे जो मंगवा रहे हैं तो वो आइंस्टाइन तो नहीं है। तो उन्हें लेवल का पता होता है कि किस मेयार की हमें इंग्लिश चाहिए। उसके बाद
फिर आपको दूसरा रेफ़रेंस लेटर देना पड़ेगा। अब रेफ़रेंस लेटर क्या होता है? मेरे कई दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि सर मेरे पास रेफ़रेंस लेटर नहीं। रेफ़रेंस लेटर ऐसा कुछ भी नहीं होता। रेफ़रेंस लेटर आपका उस्ताद जो टीचर होता है, वो आपको लिख के दे सकता है कि ये बच्चा अच्छा है, मैं इसे जानता हूँ, ये स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड होता है, और वो कोई भी कर सकता है। जिस तरह आप डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराते हैं ना, यानी कि एक ऐसा बंदा जो आपको जानता हो, आपके बारे में ये लिख कर दे दे कि ये अच्छा बंदा है, काबिल है, टैलेंटेड है, ये रेफ़रेंस लेटर है और कुछ भी नहीं। तो आप अपने उस्ताद से, पिछले उस्ताद से, प्रेज़ेंट उस्ताद से, या किसी भी जो आपका एजुकेशन जॉब में है, जो आपको ज़ाती तौर पर जानता हो, वो आपके बारे में रेफ़रेंस लेटर दे सकता है। तो जब आप फाइनली सिलेक्ट हो जाएँगे, तो उसके बाद आपको रेफ़रेंस लेटर और टेसोल पास करना होगा, रेफ़रेंस लेटर जमा कराना होगा। अभी रेफ़रेंस लेटर भी नहीं देना एप्लीकेशन में ना। एप्लीकेशन में सिर्फ़ आपने अपना डाटा फ़िल करना है, कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने, सिर्फ़ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड होने चाहिए, यानी आप डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करा लें, उनको अटेस्ट करा लें और उनको स्कैन करके मोबाइल सिंपली कैमरे से, अपने मोबाइल कैमरे के साथ स्कैन करके उनको अपलोड कर दें। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है? डेफ़िनेटली वो आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर आपका कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि आपका वो ये हो गया। उसके बाद जब आपको अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, तो वो आपके आपके ईमेल एड्रेस पे आपको मेल आएगी। यानी कि जितनी एप्लीकेशंस आएँगी, तो उसको वो फिर शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे ना। फिर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, उनको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएँगे, और जो इंटरव्यू हो जाएगा तो उनको फिर टेसोल और रेफ़रेंस लेटर ना। अच्छा, अब बंदे कहते हैं कि जी पता नहीं मैं सिलेक्ट भी होऊँगा या नहीं ना। यही वाली बात जो है ना, वो हम अप्लाई ही नहीं करते। मतलब हर बंदा ये सोच लेता है कि यार स्कॉलरशिप आया हुआ है, मैं पता नहीं शॉर्ट लिस्ट होता हूँ कि नहीं होता। दूसरा बंदा भी यही सोच रहा होता है कि पता नहीं मैं, होता ये है कि उसके ऊपर कोई भी अप्लाई नहीं करता। भई शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे ना, कोई इसकी फ़ीस चार्जेज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा तो अप्लाई तो करना चाहिए ना। क्योंकि अप्लाई जो है वो बेसिक इनिशियल पॉइंट होता है, जहाँ जो हमारी रास्ता मुतय्यन करता है। तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे अपने डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं, और बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि मेरे स्टूडेंट नहीं रहे, तो डिफरेंट उससे इदारों से हैं, लेकिन वो मेरे साथ अटैच हैं। लाजमी नहीं कि वो स्टूडेंट्स हों, जो तो उनके जो जानने वाले बीएस प्रोग्राम्स में इस तरह के, या मास्टर्स के सेमेस्टर 1 एंड 2 के जो वो हैं, या जो हमारी नई मास्टर्स अभी आ रही है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप अप्लाई कर रहे हैं, एट अर्लीस्ट करें। 28 अप्रैल लास्ट डेट है। अ, किसी किस्म की भी आपको अगर एम्बिग्विटी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। आई विल बी रेडिली अवेलेबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस और एड्रेस दोज इश्यूज। गुफ्तगू से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।